welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is fraud, which means we'll be discussing section 17 of the Indian Contract Act 1872. Guys, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, so before watching this video, please watch my previous videos right from section 13 up to section 16, क्योंकि section 13 deals with the word consent, section 14 deals with free consent. So आपको फ्री कंसेंट समझने के लिए कंसेंट पता होना ज़रूरी है। और जो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रॉड, इट इज़ रिटन इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि एक इंसान का कंसेंट तभी फ्री होगा इफ़ इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रॉड। उस कंसेंट में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंसेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। तो आपको इन चैप्टर्स का ओवरव्यू मिलेगा फ्रॉम सेक्शन 13 एंड राइट फ्रॉम सेक्शन 14। सेक्शन 15 एंड 16 डील्स विद कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. They are also important elements, of free consent. Now we are discussing section 17, which deals with fraud, and in my upcoming videos I'll be discussing section 18, 19, 19A, 20, 21, which deals with misrepresentation, mistake, all the important topics, right? So guys, before we move on with this chapter, please like all my videos, and if you understand what I teach, if you enjoy learning with me, please let me know in the comment section, and do subscribe my channel if you have not subscribed it yet. So guys, let's get started. Now what is meant by fraud? देखो, fraud is a very common term. बहुत ही, अगर आपको इसकी डिक्शनरी मीनिंग भी समझाने की जरूरत नहीं है, because it is quite a common and a relevant term in today's time. But if we talk about legal meaning under section 17 of the Indian Contract Act, so what is meant by fraud? Fraud की definition बहुत simple है, कोई technical नहीं है. I'll be explaining it very easily to you. So fraud होता है, fraud means and fraud includes any of the following acts. गाइज, हम इसमें 5 एक्ट्स को कवर करेंगे. एक्ट्स मतलब विल बी डिस्कसिंग 5 मोड्स इन विच अ फ्रॉड में बी कमिटेड. किस तरीके से फ्रॉड कमिट हो सकता है. तो वो 5 सब सेक्शंस हैं ऑफ सेक्शन 17 विच हैव बीन गिवन इन द बायर एक्ट. सेक्शन 17 में दे रखे हैं. सो फ्रॉड मीन्स एंड इट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हम डिस्कस करेंगे विच इज कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, विच इज कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट or with his connivance or by his agent with an intention to deceive the other person, यानी कि the other contracting party or his agent, and to induce the other person to enter into a contract with you. तो सिर्फ इतने ही 4 important points हैं सेक्शन 17 की डेफिनेशन के. तो हम सबसे पहले इन 5 एक्ट्स को डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी टेल यू सेकेंड जो इसका पार्ट है विच डील्स विद हु कैन कमिट अ फ्रॉड. तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि फ्रॉड कौन कमिट कर सकता है. तो फ्रॉड कोई भी कमिट कर सकता है, ईदर ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो फ्रॉड कोई भी कमिट कर सकता है, ईदर ए और बी. या फिर फ्रॉड में बी कमिटेड विद एनी ऑफ दीज पर्सन्स कॉन्विंस. कॉन्विंस का मतलब है असिस्टेंस, यानी कि अगर किसी भी इंसान की मिली भगत है तो उसको भी हम कहेंगे फ्रॉड, और बाय हिज एजेंट. ज़रूरी नहीं कि ए ही बी के साथ फ्रॉड कर सकता है. अगर ए की किसी और इंसान के साथ जो अननोन पर्सन है टू दिस पर्सन बी, अगर ए की मिली भगत है, इट मीन्स ही इज़ अ पार्टी टू दैट फ्रॉड, ए इज़ ऑल्सो अ पार्टी टू दैट फ्रॉड, तो वहाँ पे भी फ्रॉड कमिट होगा. या फिर ज़रूरी नहीं कि ए अकेला ही फ्रॉड कर सकता है बी के साथ, ए का एजेंट. क्योंकि अगर आपको पता है तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में प्रिंसिपल ही होता है जो एजेंट को अथॉरिटी देता है कुछ करने की. तो यहाँ पे अगर ए जो अपने एजेंट को अथॉरिटी देगा तभी ही विल बिकम अ प्रिंसिपल, और उसका एजेंट तभी एजेंट बनेगा क्योंकि ए ने उसको अथॉरिटी दी है कुछ करने की. तो लेट मी टेल यू, इसके डेफिनेशन में ही आएगा इफ़ यू रीड इट प्रॉपरली कि फ्रॉड में बी कमिटेड बाय ईदर ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. इनमें से कोई भी इंसान फ्रॉड कमिट कर सकता है, ईदर ए और बी, और विद हिज कॉन्विंस. इन दोनों में से किसी भी इंसान की अगर मिली भगत है, इनकी असिस्टेंस है, इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स दे आर ऑल्सो इन अ वे और द अदर अ पार्टी टू दैट फ्रॉड और बाय हिज एजेंट. ए का एजेंट या बी का एजेंट भी एक दूसरे के साथ फ्रॉड कमिट कर सकते हैं. ए के एजेंट ने बी के साथ फ्रॉड किया, बिकॉज एजेंट को अल्टीमेटली अथॉरिटी तो ए ने ही दी है ना फ्रॉड करने की. तो ये लिखा हुआ है. और उसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट रहता है इंटेंशन टू डिसीव, यानी कि यह बहुत ही ध्यान रखना, डिसीव वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड. क्योंकि डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, और फ्रॉड का मतलब ही क्या होता है, जब आप किसी के साथ आप फ्रॉड करते हो, इट मीन्स आपने किसी को धोखे में रखा और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्रॉड कर लिया.
तो फ्रॉड की आपको डेफिनेशन मैं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर फिर से एक बार रिपीट करूंगी। उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का आपका इंटेंशन होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन नहीं होगा विद एन इंटेंशन टू डिसीव, तो वहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा। एंड विद दैट इंटेंशन, you carrying that intention in your mind, with that intention you have induced the other person to enter into a contract with you, तो वो क्या हो जाएगा, it's a contract which is induced by fraud। बट इसके पहले हम डेफिनेशन के बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स को डिस्कस करें। हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे विच डील्स विद एक्ट्स। एक्ट्स मतलब मोड्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। सो टॉकिंग अबाउट सेक्शन 17 क्लॉज 1 विच डील्स विद फॉल्स स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब है कि अगर आप एक फॉल्स स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी के सामने रखते हो तो वो भी एक फ्रॉड होगा। इसका मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ, फॉल्स स्टेटमेंट बाय वन हु नोज इट टू बी फॉल्स। आपको पता है कि आप किसी सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, बट नोइंग द फैक्ट दैट यू योरसेल्फ, आपको पता है कि ये झूठ है, बट स्टिल आप दूसरे इंसान को उस तरीके से बताते हो कि सामने वाला उसको सच मान ले, एंड बिलीविंग दैट स्टेटमेंट टू बी ट्रू विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू, एंड यू योरसेल्फ बिलीव इट टू बी फॉल्स। आपको पता है वो गलत है, बट आप उसको इस तरीके से दिखाते हो कि सामने वाले को आप इंड्यूस करते हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, क्योंकि आपके माइंड का इंटेंट क्या है, टू डिसीव द अदर पर्सन। सो आपको समझ आया कि फॉल्स स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है, कि आप एक इंसान के सामने एक फॉल्स स्टेटमेंट रखते हो विच यू योरसेल्फ बिलीव इट टू बी फॉल्स। आपको पता है कि वो गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बाय वन हु बिलीव्स इट टू बी फॉल्स। आपको पता है कि वो फॉल्स है, बट डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट आप सामने वाले के सामने वो स्टेटमेंट इस तरीके से रखते हो कि वो उसको सच मान ले, एंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू वो इंसान धोखे में आ जाए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उसके साथ क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ मोड ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। किस तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हो, बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग अ स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट विच यू योरसेल्फ डू नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी कि आपको पता है कि वो क्या है, फॉल्स है। अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को बोलता है कि मेरी फैक्ट्री में एनुअली हर साल 500 मॉन्स ऑफ इंडिगो प्रोड्यूस होता है। अब ए को पता है कि मेरी फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन बहुत कम है, इट इज़ नॉट 500 मॉन्स ऑफ इंडिगो एनुअली, बट डिस्पाइट नोइंग दिस ट्रूथ वो बी को इस तरीके से इंड्यूस करता है कि बी उसकी फैक्ट्री खरीद ले, और ये दिखाता है बी को कि मेरी तो फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, 500 मॉन्स ऑफ इंडिगो एनुअली, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी नहीं थी। तो यहाँ पे ए को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसके माइंड का इंटेंट क्या है, टू डिसीव द अदर पर्सन। वो बी को धोखा देना चाहता है और उसको धोखे में रखते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एंड नाउ माय फ्रेंड्स, इफ यू आर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियोस, आपको पता है कि नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब यहाँ पे क्योंकि बी के साथ फ्रॉड हुआ है, ए ने क्या किया, फॉल्स स्टेटमेंट रखी एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट इन फ्रंट ऑफ बी, और बी को धोखे में रख के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। अगर बी चाहे तो उसको वो जो है वो रिसेंड करवा सकता है, क्योंकि बी के साथ फ्रॉड हुआ है। सो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड इज वॉइडेबल, राइट। अब इसके लिए हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे विच इज एडिंगटन वर्सेस फिट्जमॉरिस 1885। कई इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ कंपनी, वो कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, बहुत सारी प्रेसिंग लाइबिलिटीज़ थी जो उनको पूरी करनी थी। अब उनके पास, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, तो दे हैड नो फंड्स टू अपनी जो उनकी प्रेसिंग लाइबिलिटीज़ थी उनको ख़त्म करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में फंड्स को रेज किया बाय सेइंग कि हमें जो फंड्स की ज़रूरत है, दे इशूड डिबेंचर्स, एंड बाय वे ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स उन्होंने क्या करा, लोगों को मार्केट में बताया कि वी नीड फंड्स अर्जेंटली। क्यों चाहिए, क्योंकि वी हैव टू परचेज सम एसेट्स, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए एसेट्स भी परचेज करने हैं, कंपनी के डेवलपमेंट वर्क के लिए भी हमें थोड़े पैसे की ज़रूरत है। मोर ओवर जो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स चल रही हैं, सो एज टू कंप्लीट दोज रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स वी नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो उन्होंने इस तरीके से मार्केट में लोगों को झूठ बोला, क्योंकि दे देमसेल्व्स बिलीव इट टू बी फॉल्स। पार्टी मेकिंग दैट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, नोज इट टू बी फॉल्स। उन्हें पता है कि हम एक्चुअल में फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, राइट, हम इंसॉल्वेंट होने जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है जो हमें पे ऑफ करनी है। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ को जानते हुए भी लोगों को इस तरीके से डिबेंचर्स को इशू करके ऐसा दिखाया मार्केट में कि हमें एक्चुअल में फंड्स किस चीज़ के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए। यानी कि यहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ क्या किया है, फ्रॉड कमिट किया है। बट गाइज इसकी एक एक्सेप्शन में डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्सेप्शन ये रहती है कि अगर
आप एक मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन देते हो, इफ़ इट इज़ एन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। विल बी डिस्कसिंग अ केस लॉ विच इज़ Bisset versus Wilkinson 1927. Guys, इस केस में क्या हुआ था कि there was a person B had some land in New Zealand. न्यूजीलैंड में उसकी एक लैंड थी. Now that land was fit for sheep farming. B ने W को कहा कि I have a land in New Zealand and that is fit for sheep farming, और उसकी estimated land की carrying capacity है 2000 sheep. Guys, a point to be noted is that B ने एक expression of opinion दिया था. B ने कहा था कि estimated land carrying capacity is 2000 sheep. बट क्या हुआ, W ने ये चीज़ को सुनते हुए B से क्या कर ली, अपनी जो वो B की लैंड थी न्यूजीलैंड उसको परचेज कर लिया. ना व्हाट हैपेंड इज कि जब W ने अपनी शीप को वहाँ पे वो उस लैंड पे लेके गया तो W ने कहा कि यार इसकी एक्चुअल कैपेसिटी 2000 शीप नहीं है, यानी बल्कि इससे बहुत कम शीप हैं जो मेरी उस लैंड पे आ रही हैं. तो B ने क्या किया, W ने क्या किया, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्ली किया. उसने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जाए, यानी कि इसको कैंसिल किया जाए क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है. तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि बी ने एक एस्टिमेटेड लैंड कैरिंग कैपेसिटी बताई थी. मोरओवर बी का इंटेंशन टू डिसीव नहीं था व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू. बी का एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था. ना तो बी ने वो लैंड कभी खुद यूज़ करी फॉर शीप फार्मिंग, ना ही किसी और ने यूज़ करी. क्योंकि बी के पास वो लैंड पड़ी थी तो बी ने डब्ल्यू को ऑफर दिया और उसकी एस्टिमेटेड लैंड कैरिंग कैपेसिटी बताई थी, नॉट द एक्चुअल लैंड कैरिंग कैपेसिटी. इट मीन्स अगर आपकी थोड़ी लेस नंबर ऑफ शीप भी वहाँ पे आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि फ्रॉड के एसेंशियल्स ही पूरे नहीं होते. एसेंशियल्स क्या है कि सबसे पहले तो इनमें से कोई भी एक्ट होना चाहिए. हमने अभी फर्स्ट एक्ट डिस्कस किया, रिमेनिंग 4 मोड्स अभी भी हमारे बाकी हैं. ना तो उसमें से कोई मोड ऑफ कमिटिंग फ्रॉड है. मोरओवर देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ बी टू डिसीव यू. आपको धोखे में रखने का बी का कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उसने एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन दिया था. ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इट वाज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट. एजर्शन ऑफ फैक्ट नहीं था, एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था. तो आई होप गाइस आपको समझ आया, इसमें भी डिफ्रेंसिएशन. Now talking about this second important mode of committing fraud, which is section 17 clause 2, it deals with active concealment. एक्टिव कंसीलमेंट का गाइज मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को छुपाते हो, एक्टिवली कंसील करते हो. इसकी बेस्ट एग्जांपल है, सपोज यू आर अ शॉपकीपर एंड यू हैव अ शर्ट विच हैज़ अ टियर इन इट. वो फटी हुई शर्ट है और आप बेचना चाहते हो. अब आपको क्या करना है, या तो आपको उस शर्ट को एज इट इज़ रखना है और आपका अगर कोई बायर उसको खरीदने आएगा तो बायर को ध्यान रखना है कि मैं जो कपड़ा खरीद रहा हूँ वो फ्री फ्रॉम एनी टियर हो, एक प्रॉपर फैब्रिक हो. लेकिन अगर वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो उस शर्ट के टियर को एक्टिवली कंसील कर देता है, छुपा देता है, और उस चीज़ को बिल्कुल सच मानते हुए जो बायर है वो उसको खरीद के ले जाता है, और बाद में बायर को समझ आता है कि यार ये तो शर्ट फटी हुई है, तो इट मीन्स यहाँ पे बायर के साथ फ्रॉड किया गया है. एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है व्हेन यू मेक एन एफर्ट, व्हेन यू डू एन एक्ट, यानी कि शॉपकीपर ने एक एक्ट किया, एक एफर्ट किया इन अ डायरेक्शन विच इज़ रॉन्ग. क्यों? बिकॉज ही हैज़ मेड एन एफर्ट टू एंश्योर दैट द बायर इज़ नॉट एबल टू नो द ट्रूथ. उसने ये कोशिश करी कि मुझे तो सच्चाई पता है, लेकिन उसने ये कोशिश करी कि सामने वाले को इस सच्चाई का ना पता लगे. ही हैज़ एक्टिवली कंसील्ड द टियर इन दैट शर्ट. उसने उस टियर को एक्टिवली कंसील किया. इट मीन्स उसने क्या किया, उसने एक एफर्ट किया कि टू एंश्योर दैट द अदर पार्टी इज़ नॉट एबल टू नो द ट्रूथ. तो ये भी एक अपने आप में फ्रॉड होता है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. जो आपको पता है कि सच क्या है उसका, लेकिन आप उसको एक्टिवली कंसील करते हो. इसकी एग्जाम्पल भी लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. सपोज ए इज़ अ पर्सन हु हैज़ एन एस्टेट. उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक एस्टेट है. अब ए वो एस्टेट बी को बेचना चाहता है. ना बिफोर बी बाइंग दैट एस्टेट, बी को पता लगता है, एक उसको इन्फॉर्मेशन आती है कि ए की एस्टेट के बिलो बिलो और बीनीथ दैट एस्टेट बहुत सारे रिच ओज हैं, मिनरल ओज. गाइज आई थिंक आपको पता है कि ओज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हाउ वैल्यूएबल इट इज़, राइट, मिनरल ओज. तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी माइंस और मिनरल ओज है ए की प्रॉपर्टी के बीनीथ, जिसका ए को नहीं पता. तो बी ने क्या किया, ही अडॉप्टेड मीन्स टू कंसील दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए. उसने क्या किया, ही अडॉप्टेड मीन्स टू कंसील दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए एंड ही एक्चुअली कंसील्ड इट ऑल्सो. उसने छुपाया और ए की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू पे खरीद लिया. अंडर वैल्यू यहाँ पे क्यों? क्योंकि जब आपको पता है उस प्रॉपर्टी पे ओर्स हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन बी ने ये चीज़ ए को नहीं बताई. उसने एक्टिवली कंसील किया, इन अ वे और द अदर एक्टिवली कंसील किया और ए की प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू पे खरीद ली. यहाँ पे भी ए के साथ फ्रॉड कमिट हुआ है एंड ए के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. अगर ए चाहेगा
अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना, बी से तो ए वापस ले सकता है बिकॉज ए के साथ फ्रॉड हुआ है बाय वे ऑफ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। जिस चीज़ का बी को पता था लेकिन ही मेड श्योर कि उस चीज़ का ए को ना पता लगे, ही मेड श्योर कि ए को जो ट्रूथ है वो ना पता लगे, तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। वॉइडेबल है ए की ऑप्शन पे, ए वापस से अपनी प्रॉपर्टी को ले सकता है और उसी पोजीशन पे आ सकता है वापस जिसमें वो होता अगर वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करता। टॉकिंग अबाउट थर्ड इंपॉर्टेंट मोड विच इज सेक्शन 17 क्लॉज 3 विच इज प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट। गाइस बहुत बार होता है हम प्रॉमिस कर लेते हैं बट वी डू नॉट हैव एन इंटेंशन हियर इन माइंड टू परफॉर्म इट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो लोन लेता है, राइट, ही इज़ अ मेजर चाइल्ड बट ही टेक्स अ लोन। एक एडल्ट है, लोन लेता है। अब जिस टाइम पे एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन, जिस टाइम पे उसने लोन लिया, जिस टाइम पे उसने सामने वाले मनी लेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस टाइम पे ही हैड नो इंटेंशन टू पे इट बैक। मे बी वो बंदा इंसॉल्वेंट हो, वो ना पे कर सकता हो, यानी कि आप एक मनी लेंडर से जाके लोन तो लेते हो लेकिन जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मनी लेंडर के साथ यू हैड नो इंटेंशन ऑफ पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आपका कोई इंटेंशन ही नहीं था कि मुझे उसको वापस करना है। इट मीन्स आपने वहाँ पे क्या किया है, फ्रॉड किया है। आप मार्केट में जाते हो, गुड्स परचेज कर लेते हो, आपको पता है कि आपकी पेइंग बैक कैपेसिटी नहीं है, मे बी यू आर इंसॉल्वेंट, आप नहीं वापस से पे कर सकते, तो यू शुड नॉट हैव बॉट दोज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको नहीं लेके आनी चाहिए थी लोन पे उन गुड्स को, बट क्योंकि आप ले आए और जिस टाइम पे आप लेके आए आपको पता है कि आई हैव एन इंटेंशन टू डिसीव, उस टाइम पे आपके माइंड में इंटेंशन है टू डिसीव द अदर पर्सन, क्योंकि आपको पता है कि आपने वापस तो नहीं करना। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जिससे पैसा ले रहे हो उसके साथ अनफेयर कर रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो, तो ये भी क्या है, आपके पार्ट पे फ्रॉड है। इट मीन्स व्हेन यू हैव मेड अ प्रॉमिस विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट, आपका इंटेंशन नहीं है उसको पूरा करने का, तो आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको आपके माइंड में ये जो इंटेंशन है ना, नॉट टू परफॉर्म इट और इन अदर वर्ड्स टू डिसीव द अदर पर्सन, दूसरे को धोखा देने का जो इंटेंशन है, इट शुड बी प्रेवलेंट एट द टाइम यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने एक लोन लिया किसी इंसान से, जिस टाइम पे आपने लोन लिया आपका पूरा 100% इंटेंशन था कि मुझे उस इंसान को लोन वापस करना है, बट ड्यू टू सम सब्सिक्वेंट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस आप नहीं पे कर पाए। शायद से बाद में आप उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप इंसॉल्वेंट नहीं थे, 100% इंटेंशन था आपका कि मुझे सामने वाले को लोन वापस करना है, बट ड्यू टू सब्सिक्वेंट बाद में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, शायद से फाइनेंशियल क्राइसिस आए, एकदम से फैमिली में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, अब आप लोन नहीं पे कर सकते, दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि वहाँ पे अगेन इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। गाइज इसको देखते जाना, हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमारी डेफिनेशन में इंटेंशन टू डिसीव एंड टू इंड्यूस द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लाइन आती है ना, उसको हम साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं विद ईच एंड एवरी केस लॉ कमिंग, क्योंकि फ्रॉड होगा ही तब जब इंटेंशन होगा टू डिसीव। अब यहाँ पे वाइल यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मनी लेंडर, आपका इंटेंशन नहीं था टू डिसीव, बाद में अगर आप नहीं पे कर पाते, उसको हम फ्रॉड का नाम नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंटेंशन मिसिंग था, उसको हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, आपने उसको तोड़ दिया, बट दैट विल सर्टनली नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंटेंशन टू डिसीव एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, राइट। So guys, talking about section 17 clause 4 which deals with any other act fitted to deceive, हम read करें section 17 clause 4 को which deals with any other act fitted to deceive। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई भी particular mode नहीं बताया। any other act fitted to deceive का मतलब है कि apart from the modes which we have discussed, already discussed, जैसे कि false statement as to a matter of fact, active concealment, promise made without any intention to perform it, apart from these modes अगर कोई भी ऐसा मोड इन अपकमिंग और नियर फ्यूचर कोई भी इंसान अडॉप्ट करता है, उसको भी हम फ्रॉड कहेंगे। गाइज यू नो व्हाट, जो ह्यूमन माइंड है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कल को पता नहीं कौन कौन से ऐसे मेथड्स एंड मोड्स आएंगे ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। तो हम ज्यूरिस्ट ने कहा कि हम फ्रॉड की डेफिनेशन को एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं बोल सकते। एग्जॉस्टिव मतलब जो चीज़ खत्म हो सकती है, फ्रॉड की डेफिनेशन इज नेवर एग्जॉस्टिव। सेक्शन 17 क्लॉज 4 यही कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जो एक्चुअल में ज्यूरी को लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो उसको भी हम अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 4 फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ऑल्दो इट हैज़ नॉट बीन जॉट डाउन हियर, नहीं लिखा, बट अगैन यहाँ पे लिखा है फॉर द सेक ऑफ अबंडेंट कॉशन कि कल को कोई फ्रॉड आए और इसकी डेफिनेशन में ना मिले तो हम उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इफ़ इट इज़
कंपैटिबल विद द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, तो ज्यूरी उसको डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ अबंडेंट कॉशन उसको फ्रॉड की डेफिनेशन में लेगी अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 4, राइट। तो इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज नॉट एग्जॉस्टिव, वो खत्म नहीं होती है, इसमें टाइम एंड अगेन आ सकते हैं केसेस। अब ऐसा ही हम एक केस डिस्कस करेंगे विच इज संतोष वर्सेस जगतराम 2010। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ फीमेल, शी वाज अ विडो, शी इज अ प्लेंटिफ इन दिस केस। यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी इनहेरिटेड हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, शी बिकेम अ विडो एंड शी इनहेरिटेड हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। बट नाउ व्हाट हैपेंड, उसके जो हस्बैंड के ब्रदर थे, उनका जो सन था, उसने क्या किया, इस विडो के पास आया और उनको कहा कि सिंस योर हस्बैंड इज नो मोर, तो आप मेरे साथ चलो, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट करी है, लेकिन आफ्टर योर हस्बैंड्स डेथ आई विल बी रजिस्टरिंग दैट इन योर नेम। अब उसने क्या कहा कि आई विल बी रजिस्टरिंग द एंटायर प्रॉपर्टी इन योर नेम। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो उस विडो को ले गया और उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे उनके थंब इम्प्रेशंस ले लिए। अब इसका एक्चुअल में पता लगा कि इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग हर नेम इन दोज डॉक्यूमेंट्स, उसने क्या किया, एज अ गिफ्ट डीड सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब यहाँ पे भी क्या है, इट इज़ अ फ्रॉड विच इज़ कमिटेड बाय दैट चाइल्ड, उसने एक फ्रॉड किया था। इज इट सो एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब ऐसे कोई भी एक्ट्स हो सकते हैं जो ज्यूरी को लग सकते हैं कि ये एक्चुअल में फ्रॉड है, बट शायद वो इन मोड्स में जो हमने ऑलरेडी कवर करे, शायद उनमें वो कंपैटिबल ना हो, तो ज्यूरी सेक्शन 17 क्लॉज 4 में उसको डाल सकती है और उसको फ्रॉड का नाम दे सकती है। जैसे कि इस केस लॉ में हुआ, इस लेडी के साथ फ्रॉड हुआ ना। फ्रॉड का मतलब क्या है कि इट इज़ वॉइडेबल एट हर ऑप्शन, उस लेडी की ऑप्शन पे ये वॉइडेबल है, वो चाहे तो इसको वॉइडेबल करवा सकती है और अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले सकती है, बिकॉज उसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ था और उस जिस इंसान ने किया था उसका इंटेंशन था, गाइज इंटेंशन टू डिसीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका एक मेंटल इंटेंट था उस टाइम पे कि मुझे इनको धोखा देना है, कि इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम ना करके मुझे मेरे नाम करने हैं, इसीलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे थंब इम्प्रेशंस भी लिए थे। तो ये भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड है। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विच इज एक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्री मैरिटल स्टेटस। ये केस लॉ हमें आगे भी काम आएगा, विल बी डिस्कसिंग इट अगैन, बट यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्री मैरिटल स्टेटस। इट मीन्स शादी के पहले आपका क्या स्टेटस था, वर यू अ विडो, विडोअर, यू वर अ बैचलर और अ डिवोर्सी, क्या आपका मैरिटल स्टेटस था, उसको अगर आप छुपाते हो, एक्ट ऑफ सेपरेशन, इट विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। अब देखा जाए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट आपने करी, आपने इसको छुपाया, राइट, एक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्री मैरिटल स्टेटस। ऐसा ही हमें केस लॉ डिस्कस करेंगे विच इज किरण बाला वर्सेस भैरे प्रसाद श्रीवास्तव 1982। इस केस में क्या हुआ था गाइस कि देयर वाज अ लेडी किरण बाला, शी वॉज a lady of unsound mind। unsound mind मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि a person who is incapable of forming a rational judgment, a balanced judgment so as to protect his or her interests। अगर आपको नहीं पता unsound mind क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो ऑन सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हाट इज मेंट बाय अनसाउंड माइंड और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे जो ये लेडी थी किरण बाला, शी वॉज अ लेडी ऑफ अनसाउंड माइंड, इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन इसकी जो फर्स्ट मैरिज थी इट वॉज एनल्ड, यानी कि फर्स्ट मैरिज विद अ पर्सन इट वॉज एनल्ड एंड शी वॉज अ डिवोर्सी नाउ। अब इसने क्या किया, इसने और इसकी फैमिली ने ये जो फैक्ट है उसको सप्रेस किया, एक्टिवली कंसील किया, छुपाया फ्रॉम द फैमिली ऑफ दिस प्लेंटिफ whose name is Bhaire Prasad Srivastava। इसकी फैमिली से इस फैक्ट को छुपाया। Now that female, she was a girl, she was a widow basically, she was a divorcee of unsound mind। तो and she was in a medical treatment also। तो इस चीज़ को छुपाया इसकी फैमिली ने और इसने खुद, और भैरे प्रसाद श्रीवास्तव की फैमिली को नहीं बताया कि her first marriage was annulled। It means it was an act of सपरेशन ऑफ प्री मैरिटल स्टेटस। तो इस चीज़ को भी कोर्ट ने कहा कि ये भी क्या है, एक फ्रॉड है विच इज़ कमिटेड विद दिस पर्सन। इसके साथ आपने फ्रॉड कमिट किया है बिकॉज यू वर ड्यूटी बाउंड हियर, यू वर ड्यूटी बाउंड, आपकी और आपकी फैमिली की ड्यूटी बनती थी कि आप इसको डिस्क्लोज करो। एंड एन एक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्री मैरिटल स्टेटस इज अ फ्रॉड इन इटसेल्फ बिकॉज पार्टीज जो यहाँ पे डिफेंडेंट होती हैं, रॉन्ग डूअर होती हैं, दे हैव एन ऑब्लिगेशन बाय लॉ टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। आपको बताना ज़रूरी था बट आपने नहीं बताया, तो आपने इसके साथ क्या किया है, एक फ्रॉड कमिट किया है। अगैन इट इज़ वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, वो इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो वो मैरिज को वॉइडेबल करवा सकता है। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 17 क्लॉज 5 which deals with any act or omission which the law itself declares as fraudulent। Guys, अब ये point को समझने के लिए we'll be discussing section 55 of the Transfer of Property Act 1882। इसका जो section 55 है talks about rights and duties of
seller and buyer with regards to immovable property. Suppose there is an immovable property, there is a piece of land. अब वो piece of land आपको बेचना है, you are a seller. So being a seller you have an obligation कि आप buyer को हर एक चीज़ बताओ, और अगर आप नहीं बताते हो, जिस तरीके से यहाँ पे इस केस में गर्ल्स फैमिली was duty bound to disclose all the material information जो इनको पता होनी ज़रूरी थी, बॉयज़ साइड को जो पता होनी ज़रूरी थी, आपको बतानी भी ज़रूरी थी. they had a right and obligation to do that. Similarly इस हमारे सेक्शन 17 क्लॉज 5 में भी यही होता है कि जो सेलर होता है उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है लॉ की तरफ से कि he has to disclose all the material information to the buyer which would affect the willingness of a person to enter into a contract. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि whether you should proceed with that contract or not. बट जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, आप उस कॉन्ट्रैक्ट से ओके थे, आप विलिंग थे टू परचेज, बट शायद आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी जिससे अब आपकी विलिंगनेस जो है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, कन्फ्यूजन में हो रही है कि आपको खरीदना है या नहीं. इट मीन्स सेक्शन 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यही कहता है कि देयर आर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द सेलर एंड द बायर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दोनों की एक ऑब्लिगेशन होती है. सपोज देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेचने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि ही हैज़ टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू दैट प्रॉपर्टी. देयर माइट बी सम सीरियस और मेजर डिफेक्ट विद दैट प्रॉपर्टी. शायद आप उसको नहीं बता रहे हो, बट यू शुड टेल इट टू द अदर पर्सन. सब्सिक्वेंटली बाद में जब बायर उस प्रॉपर्टी को खरीदता है और उसको पता लगता है कि एट द टाइम व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ये डिफेक्ट तब भी था, तो यहाँ पे इस जो हमारा सेलर है उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ हिज ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे उसने क्या किया, फ्रॉड कमिट किया है. और देयर मे बी अ डिफेक्टिव टाइटल, शायद से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं हो, क्योंकि आप उसके ऑनर नहीं हो. तो मैंने ऑलरेडी बताया जो ऑनर नहीं होता वो आगे अपने टाइटल को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. तो ये भी अपने आप में फ्रॉड है. आपकी प्रॉपर्टी नहीं है बट आपने थर्ड पार्टी को धोखे में रखा, फ्रॉड में रखा, एंड यू इंड्यूस्ड देम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू बिलीविंग, उनको ये बिलीव करवाए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है जबकि आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी. यू हैड अ डिफेक्टिव टाइटल टू दैट प्रॉपर्टी. तो ये भी क्या है, एक फ्रॉड है. तो अगर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, मटीरियल इन्फॉर्मेशन विच माइट affect the willingness of the other person to enter into a contract, तो वो आपको बताना ज़रूरी है. It may be some defect in that property, defective title or any other kind of material information. नेक्स्ट हमारे बायर की भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं. इफ़ यू रिमेंबर हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था एक्टिव कंसीलमेंट में कि बी को पता है दैट देयर इज अ मिनरल ओर इन द एस्टेट ऑफ ए, बीनीथ ए इज एस्टेट एक मिनरल ओर है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बी, यानी कि जो बायर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ की तरफ से. आपको एक एग्जांपल मैंने दिया सेक्शन 55 का ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वो यही कहता है कि बीइंग अ बायर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन पता लगती है विच वुड अगेन अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द सेलर टू सेल, तो वो भी आपको बतानी है. ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल जो मिनरल ओर्स की हमने एग्जाम्पल ली, अगर ए को पता होता कि उसकी प्रॉपर्टी में इतनी वैल्यूएबल चीज़ है तो ही माइट नॉट सेल इट. अगर वो बेचता तो वो अंडर वैल्यू पे ना बेचता, वो बहुत महंगे रेट पे प्रॉपर्टी बेचता. तो एक तरीके से यहाँ पे ए के साथ उस एग्जाम्पल में फ्रॉड हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इट वाज एन एक्ट और एन ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज. उनके पार्ट पे एक ऐसा एक्ट और ओमिशन था विच द लॉ इटसेल्फ डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट. लॉ उसको खुद फ्रॉडुलेंट का नाम देता है. गाइज वी आर डन विद मोड्स. मैंने कहा था कि विल बी डिस्कसिंग 5 इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, तो हमने 5 इंपॉर्टेंट मोड्स को डिस्कस कर लिया, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, promise made without an intention to perform it, any other act fitted to deceive, and an act or omission on the part of parties which the law itself declares as fraudulent, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सेक्शन 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इज इट? सो गाइज वी आर लेफ्ट विद इंटेंशन टू डिसीव. वैसे तो इंटेंशन टू डिसीव मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा. वैसे ही एक एग्जाम्पल और केस लॉ हमारे पास आता है विच इज़ डेरी वर्सेस पीक 1889. इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ कंपनी, एक कंपनी थी, उन्होंने मार्केट में प्रॉस्पेक्टस को इशू किया और प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा कि बोर्ड ऑफ ट्रेड ने हमें सैंक्शन दिया टू रन ट्रामवेज ऑन स्टीम. एक्चुअल में ट्रामवेज वो एनिमल पावर की हेल्प से चलाते थे और उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में लिखा कि बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स ने हमें सैंक्शन दे दिया है टू सेल आर टू रन दीज ट्रामवेज ऑन मैकेनिकल पावर एंड ऑन स्टीम इंस्टेड ऑफ एनिमल पावर. तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए एक इंसान ने क्या किया, इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, जबकि इन एक्चुअल व्हाट हैपेंड इज, अब ये जो कंपनी थी इनके माइंड में इंटेंशन टू डिसीव नहीं था.
जिस टाइम पे इन्होंने इस प्रॉस्पेक्टस को रिलीज़ किया था और ये इन्फॉर्मेशन लिखी थी, उस टाइम पे इनके माइंड में इंटेंशन वॉज एब्सेंट, इंटेंशन टू डिसीव नहीं था। उनको लगा था, जेन्युइनली लगा था, ऑनेस्ट, उनको एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था, ऑनेस्टली लगा कि बोर्ड ऑफ ट्रेड जो ट्रेड है वो उन्हें एक सैंक्शन दे देगा, वाई नॉट, क्यों नहीं देगा। उन्हें ऐसा लगा कि वो हमें सैंक्शन देगा टू रन दीज ट्रामवेज ऑन स्टीम, इसीलिए उन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया और एक इंसान ने इस चीज़ को सच मानते हुए कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर लिए। तो बाद में जब बोर्ड ऑफ ट्रेड ने इनको सैंक्शन देने को रिफ्यूज़ कर दिया, तो जिस इंसान ने शेयर्स खरीदे उसको जब ये इन्फॉर्मेशन पता लगी तो उस इंसान ने इनको क्या कहा कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है और इसका मेरे शेयर्स मुझे वापस दिलाए जाए, कैंसलेशन करवाया जाए, राइट। ये वॉइडेबल होगा इसके ऑप्शन पे। तो कोर्ट ने कहा कि ये सब तब होगा अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा, लेकिन सिंस यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव इज मिसिंग, जब इस पार्टी ने प्रॉस्पेक्टस, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, दे हैड नो इंटेंशन टू डिसीव एनीबडी, उनका इंटेंशन नहीं था। सिंस इंटेंशन वॉज मिसिंग, इट वॉज एन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, जो उन्हें लगा था कि दे वुड डेफिनेटली गेट दिस सैंक्शन बाय द BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बट उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपके साथ फ्रॉड कमिट नहीं हुआ, बिकॉज उनकी जगह से अगर देखा जाए तो ये फ्रॉड नहीं होता है। सो आई होप गाइज आपको समझ आया। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, फ्रॉड मीन्स एंड इट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। वो एक्ट्स क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड by a party to contract or with his connivance or by his agent with an intention to induce the other party, with an intention to deceive the other party thereto or his agent and to induce the other persons to enter into a contract। तो ये चीज़ है डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, जो हमने 4 पार्ट्स में कवर करी। पहले में हमने एक्ट्स डिस्कस करे, दूसरे में हमने देखा हु कैन कमिट फ्रॉड। 3 टाइप के लोग कर सकते हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड कमिट कर सकती हैं, विद हिज कॉन्निवेंस, असिस्टेंस के साथ भी हो सकता है, और बाय हिज एजेंट। फिर हमने देखा कि इंटेंशन टू डिसीव एंड टू इंड्यूस द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे वो इंटेंशन मिसिंग होगा वहाँ पे वो फ्रॉड नहीं होगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्रॉड according to section 19 is nothing but voidable at the option of the party whose consent has been so caused by fraud। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको voidable contract नहीं पता क्या होता है गाइस, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, आप मेरी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की प्लेलिस्ट खोल सकते हो। वहाँ पे आपको जब हम बेसिक्स क्लियर कर रहे थे उस टाइम पे आई टोल्ड यू what is meant by contract, void and illegal agreements, void and voidable contracts, हर एक important topic I've covered in greater detail with case laws। So guys उन videos को भी ज़रूर देखना, you will be understanding everything very clearly and very easily। So thank you so much guys, stay tuned, keep learning and bye bye।